एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर गुड ऑल। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का आरडब्ल्यूएफ के अंदर मॉक टेस्ट चल रहा है, उसके मैथ की सेक्शन का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे किस तरह हम कम टाइम में। अब 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें कांस्टेबल के अंदर आरपीएफ में, तो उस 35 क्वेश्चन को किस तरह हम कम टाइम में और किस तरह इजी ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो पहले आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। वरना अगर आप पहले मॉक सॉल्यूशन देख के और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप क्वेश्चन सही करते जाओगे और उसके बाद में अगर आपकी रैंक बढ़ेगी, आपके नंबर आएगी, तो वो कोई आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। तो अगर आपको सही में अगर सॉल्यूशन देखना है तो पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद में आपको लगे कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, किस आपने कहाँ पे गलती की थी, फिर उस गलती को सुधार के आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद में आप इन क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें यात्रा की दूरी हमें पता नहीं है यात्रा की दूरी कितनी है। तो ये बता रहा है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी है। तो आधी दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हम आधी और आधी मान लेते हैं, हम दूरी 2D है। तो ये बता रहा है कि उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो उसका समय भी दिया रखा है। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ये सबको पता ही है। तो उसने समय दिया है 8 घंटा। समय उसने 8 घंटा दिया है। उसने हमने दूरी मानी है 2D। तो आधी दूरी 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तय करता है। समय 8 घंटा लिख दिए, दूरी आधी दूरी है और चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस, और आधी दूरी किस रफ्तार से करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लिख दिया। अब हमें 40 और 60 का एलसीएम लेना है। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120। ये 40 का 120 में कितने बार गया, 3 बार। तो 3 को ऊपर 3 आए और 3 को डी से गुणा कर देंगे तो 3D आया प्लस, ये चिन्ह प्लस का है, इसमें गया 2 बार तो 2D आ जाएगा। फिर 120 को इधर गुणा कर देंगे तो 120 इंटू 8 और 120 इंटू 8 और इनको हमने सोल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे कितने आ गया, 3D और 2D कितने हो गए, 5D। ठीक है। अब इनको ये गुणा में तो ये इधर से कट जाएगा आराम से। तो 5 का 120 में दिया तो 5 दूनी 10, 2 बचे 0, 2 5 चौक 20, 24 इंटू 8। तो ये डी की वैल्यू आ गई। इसने पूछा यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यात्रा की पूरी दूरी। तो ये 1D की वैल्यू आई है, तो हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 1 8, 8 2 16, 16 और 3 कितने हुए, 19। तो 192। तो ये डी की वैल्यू आ गई है 192। तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी हमने 2D मानी थी, तो डी की जगह 192 लिख देते हैं, डी की जगह, और ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18 का 8, हासिल को 1, 2 1 2 और 3। तो इसकी पूरी दूरी कितनी है, 394। तो इसकी दूरी है 384 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ गया, एक का आंसर है 384। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि एक भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन करने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो हमें बताया गया है तो वो सब चीज़ें हम रख देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो उसने बताया कि यदि शेषफल भाग 6 गुना होता है, शेषफल का 3 गुना होता है, शेष 40 है। तो शेषफल सबसे पहले बताया गया इसमें 40, तो हम शेषफल को लिख देते हैं 40। और इसने कहा ये भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना। तो भाजक है, ये शेषफल का कितना गुना हो रहा है, पहले 3 गुना। तो हम इसका 3 गुना कर लेते हैं। गुणा 3 करने से 120 आ गया। अब भाजक 120 है और ये कह रहा है भाजक भागफल का 6 गुना, यानी ये भागफल का 6 गुना है। तो इसमें 6 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये भागफल की वैल्यू आएगी 20। अब हम देख सकते हैं भाजक है वो भागफल का 6 गुना, तो ये भाजक 120 है और ये भागफल 20 निकल गया है, तो इसका 6 गुना है पूरा। और ये शेषफल का 3 गुना भी है। तो हमारी वैल्यू आ गई और उसके बाद हम पूछ रहा है भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो भाज्य आ जाएगा। तो 120 और 20 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी 24 और 2 जीरो का 2 जीरो प्लस ये 40 कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2440। तो इसका आंसर है 2440। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि √3n बराबर 729 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए, अगर
रूट के अंदर वैल्यू है, अगर रूट स्क्वायर, रूट का मतलब है स्क्वायर की वैल्यू, तो ये अंदर जो भी इसकी पावर लगी होगी वो बाहर आए, जैसे इसके पावर 2 लगी है रूट के अंदर, तो अगर बाहर आएगी तो ये पावर 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये 2/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 ही बचेगी। इसी तरह अगर इसके 1 ही बचेगी, जैसे अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अंडर रूट के अंदर 9 है तो बाहर निकल के जैसे 1 है तो 9 बाहर निकलेगी तो 3 ही आएगी, तो इस तरह आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू होगी वो अंदर अंदर रूट के अंदर होगी तो बाहर आएगी तो वो आधी हो जाएगी। इसी तरह इसमें बताया गया है √3n/729 है, तो 729 किसका होता है, ये 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। यानी कि 9 × 9 × 9 करना है तो ये 7 क्या आ जाएगी, तो ये 9 में कितने बार 3 आए, 2, 3 × 3 9, इसमें 3 × 3 9, इसमें 3 × 3 9, तो 3 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 729 को हम लिख सकते हैं 3 की वैल्यू 6, तभी 729 बनेगा। 3 की वैल्यू अगर पावर 6 लगाएंगे तो 729 बन जाएगा। तो इसने पूछा एन का मान बताना है, तो अगर 3 की वैल्यू हम 6 करेंगे तो 729 आ जाएगा, लेकिन ये रूट से बाहर है, तो अगर हमें एन की वैल्यू 6 तो रख देंगे, अगर ये रूट से बाहर, रूट नहीं होता तो ये 729 हो जाती, लेकिन अगर रूट के अंदर है तो ये डबल होगी, तो ये 3 की वैल्यू होगा, एन की वैल्यू होगी 12, तो 3 √12 हो गई, अगर बाहर आया तो 3 √6 आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया बाहर आने पे 2 से आधी हो जाती है, तो 3 की बाहर आने पे कितनी बची है, 3 की वैल्यू 6, तो 3 की पावर 6 729 होती है, तो एन की वैल्यू 12 आएगी, एन की वैल्यू 12। थोड़ा मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी होगा, आराम से दिखा देता हूँ। अगर जब भी कहीं पे वर्ग हो, स्क्वायर की पावर हो, और अगर वो रूट के अंदर बंद हो तो वो बाहर आएगी तो वो आधी हो जाएगी, और अगर क्यूब के अंदर, स्क्वायर के अंदर हो, घन के अंदर सॉरी, क्यूब, तो वो बाहर आएगी तो 1/3 होगी, और वर्ग के अंदर होगी तो ये 1/2 यानी आधी हो जाएगी। जैसे हमने एन की वैल्यू मानी 12, तो बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और 3 की पावर 6 होती है 729, समझ गए। तो ये 3 की वैल्यू बाहर है, बाहर 3 की पावर 6 बाहर आई तो 729, लेकिन अंदर रहेगी तो ये डबल होगी, तो एन की पावर 12 होगी, तो एन की वैल्यू 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम पहले इसको एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो उसने 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी, तो एक कुर्सी का रेट निकालेंगे, 25 से इसको भाग दे देंगे, तो 25 से कम 25 कितने बचे, 12, 5 125, 125 25 बार 5 बार जाएगा, 125 में 25 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 2 जीरो ए है जैसे जैसे उतार दिए, तो हमारा क्रय मूल्य एक कुर्सी का 1500। तो इसने कहा कि उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमेशा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको लिखें तो ये प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य हमारा कम होगा तभी तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ और विक्रय मूल्य कम हुआ तो हमेशा हानि होगी। तो इसमें जैसे जैसे बताया उससे लिख देते हैं। इसने कहा कि 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाभ 5 कुर्सियों की सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर। और इसने कितनी कुर्सियाँ, जैसे 25 कुर्सियाँ खरीदी तो 25 कुर्सियाँ लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह होगा, लाभ इधर लिख देते हैं, फिर 25 एसपी करेंगे और 25 सीपी करेंगे। 25 सेलिंग प्राइस, 25 कॉस्ट प्राइस। 25 कुर्सियाँ बेची और 25 कुर्सियाँ इस तरह लिख के फिर इन दोनों को संतुलित करके सीपी और एसपी का वैल्यू आ जाएगा, सीपी और एसपी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उससे हम निकाल लेंगे आपने क्या पूछा है, तो हम इस पर सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 अगर इधर आए, 25 को इधर भेज दिया तो ये माइनस का 25 प्लस में हो गया, प्लस 25 सीपी, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 20 एसपी बचेगा। 5 से देंगे तो 4 बार, ये 5 बार आएगा, ये 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 बार आएगा। तो कोई क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमने निकाल दिया विक्रय मूल्य की वैल्यू 1500, तो 4 इधर लिख देते हैं, 4 की वैल्यू 1500 है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 कितने बचे, 3 जीरो, तो 3 7 28, फिर 2 जीरो 1 जीरो होता है, 3 5 15, तो एक की वैल्यू 375 है। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हासिल का 3, 5 3 15 और 3 18। तो इसका जो इसने एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा वो 1875 होगा, तो इसका आंसर होगा 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने का। तो इसमें बताया गया है कि -4.6 इंटू -4.6 भाग कोष्टक में फिर बंद -4.6
प्लस 0.6, तो इसका हमें आंसर करके दिखाना है। तो हमें सबसे पहले ये बोर्ड मास के नियम के हिसाब से होता है बोर्ड मास, आप सबको पता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को पीछे सॉल्व कर लेते हैं। तो -4.6 से प्लस 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। तो ब्रैकेट में कितना बच गया, -4, ठीक है। उसके बाद में मैं ये -4.6 है, उसके बाद में गुणा, फिर -4.6 और इसको भाग कितने से करना है, -4 से, क्योंकि माइनस इधर -4.6 से प्लस 0.6 निकले तो -4 बचे, तो -4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इससे -4, माइनस से माइनस प्लस हो गया, फिर इससे काटा तो 4 एकम 4, पॉइंट का पॉइंट, और 6 में जाएगा 4 एकम 4, बचे 2, तो 4 पंजो 20। तो 4.6 को 4 से करें तो 1.15 आएगा, वो आएगा किसका, प्लस का, ठीक है। तो -4.6 इंटू 1.15, तो माइनस से इसमें इसे गुणा करेंगे तो संख्या एक माइनस में है तो पूरी संख्या माइनस में होगी, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5.29, गुणा करने भी यही आएगा, तो आप करके देख लेना। तो इसका आंसर होगा -5.29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 16 के एक 6 के ऊपर बार है, प्लस 0.15 5 के ऊपर यूनिकुलम बार है, -0.13 और 3 के ऊपर बार है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्व करने का आसान तरीका है, सबसे पहले हम 16 लिख लेते हैं, 16, और पहले 16 लिख लेते हैं, और जिसके ऊपर बार है उसको तो हम रहने देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इस पूरी संख्या से घटा लेते हैं। तो 6 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 को हम 16 से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 15, तो आएगा 15। और जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिख लेते हैं, तो सिर्फ 1 के ऊपर बार है तो हम उस 1 के नीचे 9 लिख लेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो जिसके ऊपर बार नहीं है तो वहाँ उसका जगह 0 लिखेंगे, और जितना बार होगा उसकी जगह +9, हम सिर्फ 9 लिखेंगे नीचे, तो प्लस का चिन्ह वापस प्लस कर देंगे। फिर यही 0.15 में अगर 5 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है, तो हम 1 को माइनस कर देंगे। 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 14, और सिर्फ 5 के ऊपर बार है तो इसकी जगह 9 लिख देंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह। फिर 13 में से सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस हो जाएगा। 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 12। 3 के ऊपर बार है तो 3 की जगह लिख दिया 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो इसकी जगह लिख दिया 0। इन 90 का हम एलसीएम लेंगे तो 90 जाएगा, सब 90 का 90, तो 15, 14 -12, तो इसको हम सोचेंगे तो आ जाएगी ये 14 में से 12 गए तो 2 प्लस का 2 बचेगा, 15 और 2 17, तो 17/90, तो इसका आंसर होगा 17/90, जो इसका आंसर बी है, तो इसका 6 का होगा 17/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस थोड़ा पेज पलट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या को उनकी क्रमश मात्राओं को दर्शाता है। अलग अलग वस्तुओं की संख्या उनकी मात्राओं को दर्शाता है, बेची गई अलग अलग वस्तुओं की। तो इसने पूछा हेडफोन और मोबाइल फ़ोन की मिलाकर कुल कितनी इकाइयाँ बेची गई। तो हेडफोन कहाँ पे, ये रहा हेडफोन ने कितनी बेची, 10, और मोबाइल ये रहा, तो मोबाइल ने कितनी बेची, 15। तो इन दोनों को जोड़ के हम बताना है, तो 10 और 35 कितने हो गए, 45, तो इसका आंसर होगा 45, 7 का आंसर है 45। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 33 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई, भुजा की लंबाई, कोष्टक इंटू फिर ऊंचाई बताना है हमें, इसकी ऊंचाई क्या है। समलंब चतुर्भुज आपको पता है इस तरह दिखता है कुछ समलंब चतुर्भुज, इसकी एक भुजा, ये समांतर भुजा है, तो एक भुजा ये और बीच की दूरी, इसको बोलते हैं लंबाई। तो इसने बीच की दूरी कितनी बताई है, 72, और उसमें एक भुजा बताई उसने 28, तो 28 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पता नहीं हमें कौन सी है, तो हम इसमें रख लेते हैं। तो 1/2 समांतर भुजा कितनी बताई इसने, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है, तो यहाँ पे एक समांतर भुजाओं की एक की लंबाई 72 है, तो भुजा की लंबाई 72 है, तो हम इसको 72 लिख लेते हैं। यहाँ पे भुजा की लंबाई 72, दूसरी भुजा की लंबाई पता नहीं है, समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है, यहाँ पे समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, ये और ये दोनों जोड़ते हैं, तो एक तो 72 है, दूसरे में निकालनी है, उसके मान लेते हैं गुणा, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो ऊंचाई होगी वो 28 दी गई, इक्वल टू इस क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का बताया गया 1792, तो इसको आगे लिख दे 1792। इससे इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा ये 1400, फिर इसको काटेंगे तो 14 एकम 14, फिर कितने बचे यहाँ पे 3 9, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42 ज़्यादा होते हैं, 14 दूनी 28 से 39 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, ये 11,
और ये 2 लगा के 112 हो गए। तो 4.70 4 6 14 14 14 28 4.70 6 चौरे 4 7 98 14 8 112, तो ये 128 बार जाएगा। तो हमारे पास 72 प्लस ए, इसकी वैल्यू 128 है, तो ए इधर आ जाएगा, 72 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 128 माइनस 72, तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 12 में से 7 जाएगा तो होगा 5। तो दूसरी भुजा की लंबाई होगी 26, तो इसमें लिख दिया दूसरी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो उनकी आयु कितनी है। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए। तो उनकी आयु का योग 17 और 30 है, तो ऑप्शन का 17 और 13 30 हो रहे हैं, 16 और 14 30 हो रहे हैं, लेकिन इनका और उसके बाद में बताया कि आयु का गुणनफल 221 है। तो 17 और 13 को हम गुणा करेंगे तो 221 आ जाएगी, लेकिन 16 और 14 को 221 नहीं आएगा, और नीचे भी 15 और 15 इनका भी 30 होता है, लेकिन 225 होता है। और इस तरह हम अगर इनको ऑप्शन से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर 17 वर्ष होगा, 13 वर्ष होगा, इनका गुणनफल करेंगे 221 आएगा। बाकी अगर हम इसको मेथड से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मेथड इसमें बताएगा, सिंधु और बिंदु की आयु का योग, सिंधु और बिंदु, मान ये सिंधु और बिंदु इनकी आयु 30 वर्ष है और इनकी आयु का गुणनफल है, सिंधु और बिंदु का आयु का गुणनफल 221 है। ठीक है, अब हम सिंधु और बिंदु की आयु का गुणनफल 221 हो गया। अब इसमें हम एक का वैल्यू निकाल दीजिए। सिंधु की वैल्यू निकालने के लिए 30 माइनस बी कर लेंगे, तो एस की वैल्यू 30 माइनस बी, और इसको यहाँ पे एस की जगह 30 माइनस बी रख देंगे, तो 30 माइनस बी और ये गुणा में, तो इसको कोष्टक बंद करके बी बराबर 221, तो आ जाएगा 30 बी माइनस बी, और बी कितना, बी स्क्वायर बराबर 221। अब इसकी वैल्यू आ गया, तब इसको हम इधर कर देंगे, इनको इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो बी का स्क्वायर ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 30 बी, और ये प्लस का इधर तो 221 रहेगा बराबर 0। तो हमें इसमें बताना है ऐसी वैल्यू जिसको हम जोड़ने पे तो आ जाएगा 17 और गुणा करने पे आ जाएगी वो 221। ऐसी वैल्यू हमें ढूंढ के इसमें बतानी है। तो ऐसी वैल्यू होगी इसकी ऐसी वैल्यू होगी -17 और -13, इनको हम गुणा करेंगे तो 221 आ जाएगा, और अगर जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 -17 बी -13 बी प्लस 221। तो इसकी फिर हम इससे हम इन दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा बी -17 और इधर से 13 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा बी और ये माइनस का तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये 13 एकम 13 एक बार जाएगा, कितना बचेगा 9 बार 13 93। तो एक वैल्यू बी -17 हो गई और एक वैल्यू हो गई बी -13, तो इधर जाएगा बी बराबर 17 और एक वैल्यू होगी बी बराबर 13। तो हमें इनमें से अगर एक सिंधु की वैल्यू अगर हमारे पास जैसे हम 17 मान ली, तो अगर बिंदु की वैल्यू हमने 17 मानी, तो इसमें इसको बिंदु को 17 की वैल्यू रखेंगे, तो बिंदु को एस प्लस 17 बराबर 30, तो इस सिंधु की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 माइनस 17, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, ये 13। तो एक की वैल्यू 17 और एक की वैल्यू 13, तो इस तरह निकाल सकते हैं। इतना लंबा मेथड करने की जगह हम थोड़ा सा पीछे आपको एक लाइन दिखा नहीं होगा, अगर थोड़ा सा लंबा मेथड करने की जगह हम यहाँ से ऑप्शन में करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिससे हमें बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन से चले जाए इस इक्वेशन को। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसने बताया कि बस और कार की चाल का अनुपात क्या दिया गया, 7:11 दिया गया है। और इसने कहा कि यदि एक कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर है दूरी, तो दूरी बताएगी 396 किलोमीटर, और ये कितने समय में करता है, 6 किलोमीटर में। तो इसकी चाल निकल के आएगी, तो 6 छंग 36 बचे कितने, 3 और 6 छंग 36। तो ये किसकी चाल है, ये चाल बताई गई है, ये कार तय करती है। तो कार का अनुपात 11 है, तो 11 की वैल्यू 66 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो फिर अब इसने पूछा है कि बस की चाल बताइए। बस का अनुपात हमने 7 है, तो 6 को 7 से गुणा कर दे, 6 छंग 36 6 7 42, तो बस की वैल्यू आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर है बी, 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक आदमी नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगी समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो उसने ये पाया कि धारा की विपरीत दिशा में लगने वाला समय धारा की दिशा में जाने वाले लगने समय से 2 गुना है। तो इसमें दूरी समान है। तो एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा नीचे चल देता हूँ। जैसे हम सबको पता है चाल बराबर होती है दूरी बटा समय।
ये फॉर्मूला होता है। अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो होगा वो समय का उल्टा होगा, और जो समय का रेशियो होगा वो चाल का रेशियो उल्टा होगा। और अगर समय समान है तो चाल और रेशियो, इनका रेशियो बराबर होगा। तो इसमें दूरी समान है, तो इसमें अभी चाल का रेशियो, इसमें समय का रेशियो दी गया है बी माइनस डब्ल्यू, यानी विपरीत विपरीत जाएगी तो ये बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसमें समय का रेशियो कितना लग रहा है, और बी प्लस डब्ल्यू। इसने बताया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने लगने वाले समय का 2 गुना है। तो धारा की दिशा में हमने माना 1 लगा, तो धारा की विपरीत दिशा में डबल 2 गुना है, 2 लगा। तो ये समय का रेशियो होगा, तो चाल का रेशियो अगर दूरी समान है तो समय का रेशियो होगा वो चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। अब हमें हमें पता है, अगर हम बोट बी यानी नाव, और वेव्स यानी धारा, तो इनकी चाल निकालने के हम क्या करते हैं, अगर नाव की चाल निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं, और अगर धारा की निकालनी होती है इन दोनों को माइनस करके हम 2 से भाग करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1/2, और 2 और 1 3 में 2 दे देंगे। तो नाव की चाल आ जाएगी 1.5, और धारा की चाल आ जाएगी 0.5। तो इसमें इसने बताया कि नाव की चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1.5 की वैल्यू 4 है। तो इसको इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट हटा ऊपर 0, 5 8 40, 5 1 5 5 10, 5 15। तो 1 की वैल्यू 8/3। तो हमें 0.5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको गुणा कर लेंगे। 5 पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटा तो आ गई 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3, यानी कि आएगी 1.33, या इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1/3। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3 या 1/33 धारा की, किलोमीटर प्रति घंटा धारा की। तो 11 का आंसर होगा 1/3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का एलसीएम बताना है। तो जो संख्या हमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर जिसका जो पूछे वो ऊपर लिख देना है, जिसका वो अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम ऊपर वालों का और एचसीएफ नीचे वालों का। अगर इसी की जगह एचसीएफ पूछता है तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वालों का एलसीएम निकाल के हम डिवाइड कर देते। तो हमें नीचे वाले का हमें पूछा है एलसीएम, तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तो इनमें अगर एचसीएफ देखेंगे तो इनमें तीन एचसीएफ अगर लेंगे तो तीन तीन में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, लेकिन 5 में नहीं जा रहा। तो 5 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा एचसीएफ। तो 2 से फिर 3 में नहीं जाएगा, तो इनका एचसीएफ होगा 1। तो एचसीएफ की जगह लिख देंगे 1। और हमें 2 4 7 और 3 का लेना है एलसीएम। तो 2 4 7 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 4 में जाएगा 2 बार, 7 और 3। अब इसमें जा नहीं रहा है तो इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, फिर 4 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, और 28 इंटू 3। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24 के 4, आंसर लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का एलसीएम 84, और एचसीएफ तो हमें एक ही माना है, तो 1 से भाग देंगे तो 84 आएगा। तो इसका आंसर होगा 84। तो 12 का आंसर होगा 84। ठीक है। ये रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन, इसको लास्ट में कर लेते हैं। अब बता रहा है कि 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो मैंने इसका कल भी बताया था एक सॉल्यूशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, या फिर शायद एसएससी जीडी स्पेशल मॉक में। तो इसमें अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो हम बता दें कि 6 व्यक्ति है, और उसमें 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया, यानी कि जो पहले 6 व्यक्ति थे तो अभी भी 6 है। अभी एक व्यक्ति को निकाल के और उसकी जगह 72 केजी वाले आदमी को निकाल के नए व्यक्ति को अंदर डाला है, और उसने पूछा नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो नए व्यक्ति आने से 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। कितने व्यक्तियों में, 6 में। तो 2 केजी की वृद्धि, और कितने में वृद्धि हुई, 6 में। तो कितना ये एक्स्ट्रा लेके आया, 12 केजी। और ये 72 केजी तो वो गया उसका तो लेके आया, लेकिन वो 12 केजी एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो नया का 72, 12 प्लस ये औसत एवरेज 72, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 और 7 1 8। तो नए व्यक्ति की वजन होगा 84 केजी। और अगर हम इसको फॉर्मूला से करना चाहेंगे तो 6 और 72 को गुणा करेंगे, फिर हमें 72 को माइनस करके फिर जो बड़ा 2 इंटू केजी का फिर उसमें करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। अगर 5 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटे लगेगा, बाकी ये आसान है। नेक्स्ट 14 का आंसर होगा 84 केजी। 15 क्वेश्चन बताया कि 3 क्रमांक चौराहे पर लगी यातायात बत्तियां क्रमश 35 सेकंड, 42 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। तो हमें इस इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम 35 42 और बगैर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 35 42 और 90, इनका हम एलसीएम लेंगे तो 7 बार जाएगा ये। 7 पंजे 35, 7 चंग 42, 90 है जैसे कि जैसे ही 5 का दिया
5 एकम 5, 5 6 एकम 6, और इसमें 5 का इसमें चला जाएगा 45 बार, नहीं इसमें जाएगा 5 एकम 18 बार, 5 एकम 5, 18 बार 90। फिर हम 6 का देखेंगे यहाँ पे, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर इनको हम गुणा कर लेंगे 7, 5, 6 और 3, तो इसका एलसीएम निकल गया है 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 18 5 90 का 0 हासिल का 9, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 और 9 कितने हो गए, 54 और 9 हो गए 63। तो ये सेकंड में है, और यहाँ नीचे मिनट और सेकंड दोनों बताए गए, तो इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने के बाद यहाँ से देंगे तो 60 एकम 60, फिर बचा कितना 3, और 0 उतारे तो नीचे भी 0, फिर 30 बज गए, तो यहाँ 10 मिनट और 30 सेकंड। तो ये 8 बजे बजने के बाद 10 मिनट और 30 सेकंड बाद ये पुनः जलेगी, तो इसका आंसर होगा 10 मिनट और 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा एक आदमी, थोड़ा नीचे से खिसका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा एक आदमी कुल 20% लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उनमें से प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ परसेंट दूसरे से होना चाहिए। तो इसने बताया कि उसको कुल 20% कुल लाभ, एक आदमी 20% कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची और प्रत्येक को 3500 में खरीदी। तो एक को अगर 3500 में खरीदी तो 2 को कितने में खरीदी, 7000 में, और उसे 7 कुल पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 7% का 20% कितना होगा, 20/100। तो 1 0 से 1 0, तो 2 1/5 कर देंगे, फिर 1/5 कर दिया, फिर 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, फिर किचन में 2 0, 5 चौक 20 और 1 0 0, तो उसको 1400 रुपये का कुल लाभ होगा। तो इसने कहा है कि दो एक अलग अलग 3500 में 2 खरीदा, तो इसने कहा है कि 3500 में खरीदा और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो इसका 5% 3500 को 5% कितना होगा, 5/100। तो 2 0 से 2 0 काट दिए, 25 25 का 5 असल के 2 5 15 और 2 17, तो 175। तो यानी पहले पे उसको 175 का लाभ हुआ, और उसको ओवरऑल होना चाहिए 1400 का। तो 14 में से अगर 175 निकालेंगे कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 1225। तो 1225 का लाभ हमें दूसरी वस्तु पे करना होगा, दूसरी वस्तु की वैल्यू भी सेम ही है 3500, तो 3500 का 1250 कितना परसेंट, ये इसने पूछा है कितना लाभ पर दूसरे से होना चाहिए। तो 1225/3500 गुणा 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, 35 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 5 7 35, 5 का दिया तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20, 2 और 5 25 और 5 25, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 में 7, 7 में 14, 7 21, कितने बचे 3, और ये 5 उतार ले तो 7 पंजे 35, तो दूसरे पे होगा 35% का लाभ। तो इसका आंसर होगा 35% बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी एक्स वाई 4:5 में, उसने दूसरे बताया वाई अनुपात जेड, तो वाई अनुपात जेड, तो इसमें वाई अनुपात बता रहा है कि वाई अनुपात जेड 5:7। तो इसको बदलने यहाँ पे अगर सेम ही संख्या है तो यहाँ पे नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका यहाँ पे भी 5 है तो नीचे भी 5 होगा, तो इसको जो जेड की वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही जेड वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि 5 की वैल्यू सेम है। उसके बाद में बताया कि जेड अनुपात डब्लू, तो जेड अनुपात डब्लू, यहाँ पे जेड अनुपात डब्लू 7:9, तो जेड की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले भी 7 वैल्यू है और नए वाले में भी 7 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 रहेगी, तो जो डब्लू की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वही रहेगी। तब इसने पूछा है कि एक्स अनुपात डब्लू की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 4 है और डब्लू की वैल्यू 9 है, तो इनका अनुपात होगा 4:9, तो इनका अनुपात होगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन बता रहा है कि 14 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकते हैं, तो हम मान लेंगे उन 14 पाइप सभी की वैल्यू एक ही एफिशिएंसी है, 14 पाइप सभी एक एफिशिएंसी चल रही है, तो 14 पाइप की एक ही एफिशिएंसी एक है, तो 14 पाइपों की एफिशिएंसी 14, और वो सब 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर देते हैं। तो ये पूरी पानी की टंकी की आयतन या उसका जो मान लेते हैं इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू 14 × 121, ये उसकी पूरी वैल्यू है। अगर ऐसी 5 टंकी, तो एक वैल्यू की मात्रा इतनी है तो ऐसी 5 टंकी आए, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 टंकी आ जाएगी। तब भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे, तो इसको जो 55 पाइपों को कितना समय लगेगा तो इसको 55 से भाग दे देंगे, तो 5 से 55 को डिवाइड किया तो 11, 11 से 44 को दिया तो 4, 21 और 4 गुणा किया तो 24 घंटे, तो इनको भरने में 84 घंटे लगेंगे, सॉरी। तो इसका 18वां का आंसर होगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर लेती है,
और कर लेती है, जबकि 6 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 5 दिनों में कर लेती है। इसको बराबर लिखिए, 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम कितने दिनों में करती है, 5 दिनों में। तो इसको 5 कर लेना है। अब इस 5 से ये 5 कट गया और ये इधर इन दोनों को अब इक्वल करना है, तो पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ये 8 पी के जैसे 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 ये 6 पी इधर आ जाएगा तो -6 पी, और ये इधर 8 एम है तो इधर -6 एम इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2 पी और इधर भी हो जाएगा 2 एम। तो पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकल कितनी आ गई, 1 तो पुरुष की एफिशिएंसी 1 है और महिला की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अब इन 1 को इसमें रखो तो पूरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। दोनों में रखने पे समान एफिशिएंसी आएगी। तो हम इसमें रख लेते हैं। तो पुरुष की वैल्यू पी की वैल्यू 1 है तो 8, और एम की वैल्यू 1 है तो 6। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। 8 और 6 14 गुणा 5, तो ये पूरा पूरा काम है 70, चौखान की 70। अब ये कह रहा है कि उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 7 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो कार्य तो ये 70 आ गए और उसी कार्य को 7 पुरुष और 7 महिलाएं। तो पुरुष की एफिशिएंसी 1 है और महिला की एफिशिएंसी भी 1 है। तो 7 और 7 कितने होंगे, 14। तो 70 को 14 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो वो 5 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो 19 का आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि वह 50% अधिक दर पर निवेश किया गया तो उसको 2,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 10% साधारण ब्याज ही है, तो साधारण ब्याज हर साल समान लगता है। 10% अधिक दर पर निवेश किया होता तो 10% अधिक है, तो 10 और 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 50%, और 50% की वैल्यू हमें दी गई है 2,000 रुपये अधिक मिलते, तो 50% की वैल्यू है 2,000। तो 50% की वैल्यू 2 है हमें, और हमें मूलधन निकालना है। तो हर वैल्यू 100% होती है, तो हमें इसको 100 बनाने के लिए गुणा 2 करना पड़ा, तो इसको भी गुणा 100 बना, इधर भी 2 गुणा कर लेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो इसका आंसर होगा 4,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो संख्या शेषफल बचती है वही संख्या में वो संख्या माननी होती है। जब वो एक संख्या जो संख्या पूछा गया है वो संख्या जो शेषफल बचती है वही संख्या होती है। जब जैसे अभी 25 शेषफल बचा, अब 25 को 36 से विभाजित करेंगे तो 25 ही बचेगा, और अब उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो फिर 25 को हमें 6 से विभाजित कर देना है। तो 25 को हम 6 से विभाजित करेंगे, कितने बचेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 24 बार जाएगा, कितना बचा 1। तो इसका आंसर होगा 1। तो शेषफल क्या बचेगा, अभी एक बचेगा शेषफल 1, तो 21 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका दिए गए प्रश्नों में एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया। ये पूरे व्यय को दर्शाया गया भोजन, वस्त्र, शिक्षा, किराया, अन्य पे। तो इसमें पूछा गया है 2011 और 2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल व्यय कितना है। तो सिर्फ भोजन पे जितना व्यय उनको जोड़ के बताना है। तो भोजन पे 2011 और 12 में, 11 में 2,000, 12 में 2,500, तो इन दोनों का योग कितने होगा, 2,000 2500 का 4,500। तो इसका आंसर होगा 4,500। तो 22 का आंसर 4,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के एक समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह है तो कितने विद्यार्थी टूर पर जाते हैं। तो 15 विद्यार्थियों के एक समूह और उसी समूह में से एक को चुना जाता है, अलग से किसी को नहीं चुना जाता है। तो वो ग्रुप लीडर होगा, वो 15 सदस्यों में से एक होगा। तो फिर हमें कुल बताना है। तो एक समूह के अंदर 15 है तो 11 समूह में कितना होगा, हम 15 को 11 से गुणा कर देंगे, 15 × 11, तो आंसर कितना आएगा, 165। तो विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं तो कितने विद्यार्थी, तो 165 विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 मीटर लंबाई एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है 10 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की चाल कितनी है। अगर ट्रेन इस दिशा में चल रही है और व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों की जो चाल होगी, जैसे इसकी चाल ए और इसकी चाल बी है तो इनकी चाल माइनस हो जाएगी। और अगर ये विपरीत दिशा में चलती, ट्रेन इस दिशा में चलता है और व्यक्ति अगर इस दिशा में आता है तो इनकी जो चाल होगी वो प्लस हो जाती है, A+B। लेकिन ये एक व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, जो ट्रेन भी इधर चल रही है और व्यक्ति भी इधर चल रहा है, तो इन दोनों की चाल माइनस होगी। तो ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वो व्यक्ति को पार कर लेगी। तो ट्रेन की चाल माना हमने ए है और व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल बताएगी इसमें 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मान लिया। और उसके बाद में दूरी बताएगी 125 मीटर की लंबी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है। दूरी कितनी है, 125 मीटर, और 10 सेकंड 5 किलोमीटर 4 से 10 सेकंड पार कर लेते हैं। उसको कितने समय पार करते हो, 10 सेकंड में। तो नीचे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर पर सेकंड में है, तो इधर भी किलोमीटर में। तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये मीटर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 5 से इसको काटा तो आगे 25 बार जाएगा,
5 का 125 25 बार जाएगा। फिर 25 5 का दिया तो 5 और 10 में दिया 2 बार, 2 से इसको काटा तो 9, तो 5 और 9 को हम गुणा कर लेंगे तो कितना है 9 पंजू 45। तो अब एक की वैल्यू निकालनी है, ये ट्रेन की चाल है, तो ए बराबर ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 45 प्लस 5, तो ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर, ट्रेन की वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, चक्रवृद्धि अगर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। अब इसने चक्रवृद्धि ब्याज से बताया, कितना बताया गया कि 2 वर्ष के लिए, तो ये 8 से 9 हो जाती है। 12.5% लाभ होता है तो 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, तो ये कितनी हो गई? 8 8 64, 9 9 81। तो ये कितना ब्याज लगा इस पर? 64 से 81 हो गए, तो कितना ब्याज लगा इसमें? 64 से 81 होने पे 70 में से 6 तो ये और 11 ये, तो उसको 70 रुपये ब्याज मिले। और इसने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 मिलते हैं, तो 17 की वैल्यू कितनी है? 510। तो 17 की वैल्यू 500, ए की वैल्यू कितनी होगी? 30। तब इसने पूछा है कि साधारण ब्याज पर ज्ञात कीजिए, तो हमें ये तो ब्याज की वैल्यू मिली, हमें वो धनराशि की वैल्यू निकालने की, हम 64 को 30 से गुणा करने पड़ेगा, तो 64 गुणा 30, तो ये वो वैल्यू आ जाएगी। और हम ये वैल्यू है जो हमें जिस पे ब्याज निकालना है। इसने अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि काटना ब्याज ही निकालना है। अब इसने साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज हर साल समान लगता है, तो अगर इस साल 12.5% लगा तो अगले साल भी 12.5% लगेगा, तो 12.5 और 12.5 कितने हो गए? 25%। तो हमें इसका 25% निकालना है, 25/100। 25 से काटा तो 1/4, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2 4, तो 4 पंजू 20, 4 छः 24, 16 और 30 को गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 32, 16 48, तो इसका आंसर होगा 480। तो साधारण ब्याज में हमें ब्याज कितना मिलेगा? 480। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आपको लग रहा है 25/100 कैसे, तो हमें ब्याज निकालने के लिए 25 जितना निकालना पड़ेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिस हमें उसके बाद में नीचे 100 करना पड़ेगा। हमें इसका 25% निकालना है इस संख्या का, तो हमें 25/100 करना पड़ेगा। ये 100% की जगह आता है, परसेंटेज लगाते हैं तो परसेंटेज हटेगा, इसकी जगह 100 आ जाएगा, इसलिए हमें 100 लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52,000 और महिलाओं 5200 है, सॉरी, और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? इस तरह कोई क्वेश्चन करने के लिए हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिगेशन मेथड में एक तरफ पुरुषों की औसत वेतन कितना है? पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, तो हम 5200 लिख देंगे। और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, तो महिलाओं को इधर लिख देंगे 4200। और सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 5,000, तो हम 5,000 को बीच में लिख देंगे और इसको क्रॉस करके इसको घटा देंगे। और इसमें एक और लगता है, ये बीच में जो आता है वो इन दोनों में से एक से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। जैसे ये 5200 है, तो ये 5,000 इससे 5200 5,000 से बड़ा है, और ये 4200 ये 5,000 से छोटा है, तो एक बड़ा और एक छोटा, तो इसलिए हम पता चल जाएगा ये क्रॉस मेथड लगा रहे हैं वो सही लग रहा है। फिर 4200 में से हम 5,000 निकालेंगे, कितना बचेगा? 800। और 5200 से हम 5,000 निकालेंगे 200, फिर इन दोनों का अनुपात हो जाएगा इसमें 4:1 होगा। अब ये पूछ रहा है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? पुरुष कितने हैं? 4, तो इधर जो आएगा वो पुरुष आएगा और इधर जो आएगी वो महिला आएगी, तो पुरुष कितने हो गए? 4, और फर्म में कुल तो 4 और 1 5 महिला, तो टोटल कितने हो गए? 5, तो 4/5 कितना इसका परसेंटेज निकालना है, तो गुणा 100 करेंगे, तो 5 से जाएगा 20 बार, तो 4 5 80, तो पुरुष होंगे 80%, तो इसका वैल्यू होगा 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए, तो पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया, और दुर्बा को डी लिख देंगे। दुर्बा ने 8 महीनों के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया, तो उनके द्वारा प्राप्त लाभ, तो उन्होंने जिस राशि में जितने महीनों के लिए निवेश किया उसी राशि में उनको लाभ मिलेगा। तो इन दोनों का हमने महीना और राशि लिख दिया। अब काटा अगर कट रहे हैं तो काट देते हैं, वरना उसको गुणा करके लिख देते हैं। तो 3 0 से 3 0 कट गए, तो 7 7 49 7 8 56, और इधर भी 7 7 49 7 8 56, तो इन दोनों का 56 रेशियो है, तो उनका लाभ होगा 1:1 में, तो इनका लाभ 1:1 में मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है यानी और उसका क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम पाई की वैल्यू है तो हमें 11 जो वैल्यू 11 से कटेगी वो इसके ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 4 और 9, तो ये 11 से नहीं कट रही, 4 और 9 होते 13, और 8 और 9 कितने होते 17, तो ये भी नहीं कटेगी। इसको देख लेते हैं। विषम संख्याओं को जोड़ के हमें घटाना होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो 4 और 9 13 ये तो नहीं हो रहे, और 8 और 9 17 ये भी नहीं हो रहा। तो 1 और 4 5 और 5, तो ये 11 से कट रहा है। इसको देख लेते हैं, तो 5 और 3 8 और 8 ये भी कट रहा है। तो ये दोनों 11 से कट रहे हैं, तो इसलिए हमें मेथड से जाना पड़ेगा अब। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसने बताया कि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, यानी इसने वृत्त का व्यास 2r होता है। तो इस 2r की वैल्यू कितनी बताइए? 7। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। ये नीचे जाएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी है कि 7/2। तो इसको रख देते हैं, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको घटाते 11 बार। अब 11 बार, तो अब 11 और 7 को हम गुणा करेंगे, जब कितने हो जाएंगे? 11 7 77, 77, और इसको 2 से काट देंगे, तो आंसर कितना होगा? 2 3 2 3 6, एक बचा तो 17, तो 8 दूनी 16। अब कितने बचे? एक, तो 0.0 लगा दिए यहाँ पे, तो 0.5, तो इसका आंसर होगा 38.5। तो इसका क्षेत्रफल होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो लाल रंग के बादशाह को निकालने के लिए प्रायिकता, तो हमें पता है ताश की गड्डी में दो कलर होते हैं, एक तो होता है ब्लैक जो काला होता है, और एक होता है लाल। तो लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं। इसमें लाल लाल के दो अलग अलग पत्ते होते हैं। जैसे एक तो इस तरह का होता है, इसको डायमंड शेप बोलते हैं, और एक होता है ये, इसको हार्ट शेप में बोलते हैं। तो ये लाल में भी होता है, लाल में भी हार्ट और डायमंड दो शेप में होते हैं, और लाल में भी, ब्लैक में भी डायमंड और ये, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड और हार्ट शेप में होते हैं। इस तरह ये ताश की गड्डी में चार चार 13 पत्तों की चार होते हैं, 13 पत्तों के इसमें 4 सेट होते हैं। 13 13, 13 26, 13 40, 13 54, इस तरह पत्ता एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो हमें लाल बादशाह को प्रायिकता क्या होगी? तो लाल बादशाह दो होते हैं, एक तो डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा। तो कितने बादशाह होंगे? 2। और पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता 2/52 होगी। तो इसको हम कटेंगे तो 1/26। तो लाल बादशाह यानी कि प्रायिकता कितना है? 1/26। तो इसका आंसर होगा 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 82,000 की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये थोड़ा सा हमें उलझाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा 3 वर्ष का दे दिया, तो इसमें थोड़ा लंबा लगेगा। मैं एक्यूरेट तो निकलेगा नहीं, इसका हम अप्रोक्सीमेटली से भी कर सकते हैं। वरना इसका जैसे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकलने का आपको पता है, A + B + A × B/100। इस तरह 2 साल का चक्रवृद्धि निकल जाएगा। तो A + A कितना होगा? 6 + 6 12, प्लस 6 कम 6 × 6 तो 36/100, तो 0.36। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 12.36। 2 साल का ब्याज है 12.36। फिर अगले 3 साल का निकालने के लिए 12.36 + 6 + 12.36 × 6/100 कर लेंगे, तो आ जाएगा 18.36। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 6 चंग 36 का 6 हासिल का 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसमें थोड़ा मैं कैलकुलेशन करूँगा, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 चंग 36। इसको हम ओवरऑल 19 से ज़्यादा आएगा, ये 19 पॉइंट कुछ आएगा, 19.1016 ऐसे आएगा ये। मैंने इसको सॉल्व किया था, अगर अभी करूँगा इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये 19.1016 आएगा। इसको हम फिर 19, इसकी 6% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 19.1016 होता है। तो इसको हम 82% है, तो 82% से निकाल लेंगे 82%। इसको हम 19% निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 19 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 19/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 19 को हम 820 से गुणा करेंगे तो 0 को 0, 19 दूनी 38 का 8 हासिल का 3, और 19 को 8 से हम करेंगे तो आ जाएगी 19 × 8, 8 और 72 का 2 हासिल का 7, 8 × 8, यह आ जाएगा 152, 152 और 3 155। तो ये 15,580 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमने 19% की वैल्यू निकाली और 1.06 ज़्यादा है, तो 15,580 ज़्यादा वैल्यू होगी। जो भी ऑप्शन में होगा, नीचे 4 नंबर होगा जो 15,480 होगा, तो इसका आंसर होगा 15,580 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू है 15,580 से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करण श्याम से तेज गुना है, तो करण है वो श्याम से 2 गुनी तेजी से क्या करता है, करण श्याम से। तो करण श्याम 1 करता है तो करण 2 गुना तेज यानी 2 काम करता है। तो वे एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं। तो 1 और 2 दोनों मिलके एक कार्य को 3 हो जाएंगे और कार्य को 20 दिनों में, तो कुल कार्य हो जाएगा 3 × 20 यानी हो जाएगा 20 × 20 20 × 40 20 या 60 काम हो जाएंगे। तो करण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, करण की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। 30 की वैल्यू है 30, तो 30 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 को इसमें इसमें बताया गया 45:75, 3:5, 51:61 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात में क्या होता है, इन सभी को हम एक लाइन में लिख लेते हैं और इन सब को गुणा करके जो बचता है वो अनुपात बच जाता है। तो हम 45:75, 3:5, 51:68 गुणा 256:81 इनको काट लेंगे, जो बचेगा वही इसका मिश्र अनुपात बच जाएगा। तो हम इसको काटा तो ये 3 का 75 में गया 25 बार, 5 का 45 में गया 9 बार, 9 से 81 कट गया 9 बार, और 17 से काटा 17 में 17 34 7 51 और 17 चौकर से 3/4, 3 से इसको काटा है तो 3 बार चला जाएगा, और 4 से इसको काटा तो आएगा ये 4 4 पंजे 20, 4 चौके 24, 1 बचा 16, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 64/25 25 25 50 25 75। इसका आंसर होगा 64:75 जो ए है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 42 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने 15% लाभ हो। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, यानी कि 20 की चीज़ को 23 में बेचेंगे और 23 की वैल्यू इसने कितनी दी है 15.20 55.20। तो इसको हम 23 से 55.20 काटेंगे, 23 से 23 23 दूनी 46, कितने बचे 46 से 55 गए तो बचे 9, गया नहीं पॉइंट लगाया, ये 2 उतार लिया तो 23 चौक 92 होते हैं। तो ए की वैल्यू होगी 2.4, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 20 × 2.4 करेंगे तो यह आ जाएगा 48। तो हमें इसके ये 15% लाभ के साथ ही, अब बिना 15% लाभ को हटाएंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 48। तो हम इस तरह क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे, तो एक तरफ 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी रख देंगे, एक तरफ 52 रुपये प्रति केजी, और इसके मिश्रण की वैल्यू है 48, तो मिश्रण को लिख देंगे बीच में, फिर इससे घटा लेंगे जो, तो हमारा अनुपात आ जाए किस अनुपात में मिलाना है। तो 52 में से 48 गया कितने बचे 4, और 45 में 48 गया तो कितना बचेगा 3, तो हमें 4:3 के अनुपात में बेचेंगे, तब हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:3 अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 33 का 4:3। 34 देख लेते हैं। 34 में पूछा गया है एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r/h और अनुपात क्या दिए गए 3:7। 2 से 2, पाई से पाई, r से r कट गया, तो h की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम 3 तक देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसने पूछा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3 और त्रिज्या 4, तो इनका वैल्यू होगा 3:4। तो 34 का आंसर है 3:4। 4:3 नहीं रखना है, कोष्टक में क्वेश्चन में दिया होगा, तो हमें इसकी वैल्यू ऊंचाई को पहले पूछा है तो ऊंचाई को पहले लिखेंगे, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो 34 का 3:4 है। 35 देख लेते हैं। 35 में पूछा गया है, 35 देख लेते हैं। 35 में पूछा गया है कि 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय का 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका वाई की अपनी पूरी आय का 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% हो जाती है तो वाई का मान क्या है। तो हमें वाई का मान बताना है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। तो एलिगेशन इसमें भी बताया गया है, तो सुहानी को 30% और वाई की इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो ये 40% की, तो ये रितिका की 40% और इन ओवरऑल बेची जाए यदि इनकी संयुक्त आय पर कुल कर 37 है, तो इनकी संयुक्त यानी मिश्रण बीच में लिख दे 37%, तो इनकी एलिगेशन से हटा देंगे, तो 40 में से 37 गया तो 3 और 37 में से 30 गया तो आ जाएगा 7, तो 7 और 3 का अनुपात आ जाएगा। तब ये 3 की वैल्यू इसमें कितनी बताई गई है, सुहानी की 90,000, तो 3 की वैल्यू 90,000 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। 3 की वैल्यू 90,000 है, 3 की वैल्यू अगर 90,000 क्योंकि सुहानी की आय कितनी है 90,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। ठीक है, और अब 7 की वैल्यू बतानी है, तो 7 × 30 ये 30,000, तो ये इसकी वाई का मान यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है रितिका की, तो रितिका की वैल्यू 7 × 7 14 7 21 और ये 0,
तो आ जाएगी ये 2,10,000। तो y की वैल्यू आएगी 2,10,000। तो इसका आंसर है 2,10,000। इस तरह हम इसको क्वेश्चन लास्ट के तीन क्वेश्चन एलिगेशन पे थे, तो हमें इस एलिगेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। और एलिगेशन में ये रखना पड़ता है बीच में जो संख्या आती है वो इन दोनों में से एक से तो बड़ी आएगी और एक से छोटी आएगी। जैसे ये 37 से 30 से तो बड़ी है और 40 से छोटी है। अगर ये बीच वाली संख्या एक से बड़ी और एक से छोटी आ रही है तो इसका मतलब ये बीच वाला मिश्रण हमारा सही है, और इस हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये आज के सवाल थे, और एक क्वेश्चन लास्ट में बच गया था जो हमने कैलकुलेशन वाला छोड़ा था, वो कर देते, दिखा देते हैं। यहाँ पे आ गया ये रहा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोर्ड मास का नियम को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, चेंज कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे सॉल्व पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कटेगा, तो 12 से जाएगा 3 बार, और ये जाएगा 8 से 3 बार। 8 का 16 3, तो 3 और 3 जाएंगे तो 1 आएगा। 3 से 3 में जाएगा तो 1 में से 1/2 निकलेगा, तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 5/7, और इस कोष्टक से 1/2 निकलेगा तो 1/2। तो ये जाएगी 14, 5 दूनी 10, और ये 7, तो आ जाएगी ये 17/14। तो इस कोष्टक की वैल्यू आ गई 17/14। तो आगे कितने 5/12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12 प्लस 17/14। ये यहाँ तक कोष्टक की आ गई। तो इनको करेंगे तो 14 और 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम, तो हम काट लेंगे यहाँ पे 2 करेंगे। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो 6 बार या 7 बार, तो 6 × 36, 6 7 42, और 2 ये जाएगा 84। तो ये 84 बार जाएगा। तो 12 60, 12 7 84, 7 बार जाएगा। 7 को 5 से गुना करते 7 5 35 प्लस 14 का जाएगा 14, 54 70 84, तो 6 बार। तो 17 को 6 से गुना करेंगे तो 17 20 70 102, 102 और 37 कितने हो गए 137/84। तो ये कोष्टक से बाहर निकल गया तो 137/84 आ गया। तो आगे कर लेंगे इसको 75/28 × 7/12 प्लस कितना है हमारा 137/84। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। अगर कटेगा तो 7 से 1 इसको काटा तो 7 × 7 14, 7 1 7 चौक 28। तो इधर आ गया 35, और इन दोनों गुना कर लेंगे तो 12 12 24 36 12 चौक 48, तो 75/48 प्लस 137/84। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 12 से इनका एलसीएम लेंगे तो 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, और ये आएगा 12 5 60 12 6 12 7 84, 7 बार। अब ये दोनों इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो 7 × 7 14, 7 21 7 चौक 28, और इन दोनों गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 का 6, 28 दूनी 56 का 6 हासिल का 28 दूनी 5, और 28 से 28 और 5 कितने होगी 33। तो इनका एलसीएम आएगा 366। तो अगर इसमें एलसीएम इसमें ए की अंदर है सी के अंदर 336, तो हम इसको ऑप्शन में इसको टिक करके हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको पूरा करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 336। एलसीएम कितना आ गया 336। अब इस 336, अब 48 को 336 में कितनी बार जा रहा है, ये जाएगा इसके अंदर 8 × 16 जो ये जाएगा 7 बार। तो 75 × 7 करेंगे, तो 75 × 7 करेंगे हम, तो 7 5 35 का 5 हासिल का 3, और 7 7 49 और 3 52, 7 49 तो 525, 525 प्लस, और इसके बाद में 84 को 336 से करेंगे तो ये जाएगा 8 × 16 24 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 4 बार। तो हम इधर करेंगे 37 × 4, तो 7 × 7 14 21 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 4 × 4 8 8 12 और 2 14, 4 × 4 12 और 2 7 4 4 12 और 2 14, तो 148। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इसमें कहीं पे हमारी गलती हुई है क्या, एक बार वापस देख लेते हैं। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 12 आया, 12 4 और यहाँ पे 7, तो ये 7 14 21 28 इन दोनों गुना किया तो 28 56 336 ये इसमें चला गया पूरा 7 बार। 8 16 24, तो 7 तो 75 को हम 7 से गुना किया तो 7 5 35 का 5 7 7 50 50 तो 525 प्लस इसको हमने इससे गुना किया तो है 4 बार, तो 4 बार इसको काट दिया तो आएगा ये सही है। लेकिन इसमें कहीं पे गलती है, तो इसको काटा 137, ये 37 कर इसको 137 करना पड़ेगा। 137 से 4 से गुना करेंगे तो 7 × 7 14 7 21 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 × 4 4 8 4 12 12 2 14 4 हासिल को 1, 4 × 4 1 5 548, तो एक 548, तो 548 और 525 कितने हो गए 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 6, सॉरी 8 और 5 13 का 3 हासिल का 4 और 2 6 1 7 5 और 10, तो इसका आंसर होगा 1073/336। जो ऑप्शन में होगा ये राशि 1073/336, तो इसका आंसर होगा 1073/सी। अगर ये हो गई आज के 35 क्वेश्चन जो मैंने किए करवाए हैं, और आज 16 फरवरी 2025 का आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराया था मैंने। और आपको मेरे क्वेश्चन अब किसी अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा लाइक सब्सक्राइब कर देना। और
और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट बार कोशिश करूँगा मैं अच्छे से समझा सकूँ। मैंने कोशिश तो की थी, अभी मैं थोड़ा सा मेरी ये तीसरी वीडियो ही है, तो थोड़ा सा बोलने में समझाने में थोड़ा सा अच्छा अटक रहा होगा शायद, लेकिन मैं कोशिश करूँ 1-2 वीडियो और बना लूँगा, तब तक सही हो जाऊँगा। तो मैंने इससे पहले मैंने कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चढ़ाई थी और आरडब्ल्यू एसएसजीडी का स्पेशल मॉक का भी मैथ का सॉल्यूशन कराया था, आज आरपीएफ का कराया है और मैं कल सुबह जल्दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का सॉल्यूशन आ जाएगा, मैं नई वीडियो लगा दूँगा। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वीडियो देखनी है तो आप सुबह मेरे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं, जो आज 16 फरवरी 2025 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आरडब्ल्यू मॉक लगाया उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कल 16 फरवरी वाला 17 फरवरी को। तो अगर आपको दिल्ली मैथ का सॉल्यूशन देखना है तो आप कल देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप किसी भी तरह अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से समझा सकूँ। और इतनी देर तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।